हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हो? आई थिंक सब लोग बढ़िया हो। बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ फिर से। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कॉपी और पेन निकाल के स्टार्ट हो जाओ, बैठ जाओ, शुरू करते हैं। हेडिंग लगा दो न्यूटन्स थर्ड लॉ। हेडिंग लगा दो न्यूटन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तो बहुत आसान है ना। ये बचपन में पढ़ के आए, बचपन में मतलब क्लास 9 में पढ़ के आए हो। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बार बार पढ़े हो सर। एक झापड़ मारेंगे किसी को तो हमको भी वो एक झापड़ मार देता है ना। कोई तुमको मार देता, तुम उसको मार देते हो। तो ऐसा न्यूटन्स लॉ नहीं है। न्यूटन्स लॉ कुछ अलग है। न्यूटन्स लॉ क्या है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे एक्शन का मतलब यहाँ पे फोर्स के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे ये नहीं कि आंखें बंद करके सोचोगे अरे यार वो तो अंबानी तो बहुत धनी है तो उसका रिएक्शन होके वो गरीब हो जाएगा, ऐसा नहीं। या फिर मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ बोल के सोचोगे और तो रातों रात धनी हो जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे एक्शन रिएक्शन का मतलब है कि फोर्स के बारे में बात कर रहा है। कोई बॉडी पे फोर्स लगता है, जैसे इसको मैं इस बोर्ड को मैं धक्का दूंगा, जिस फोर्स से मैं धक्का दूंगा तो वो क्या कर रहा है, बॉडी जो है, ये जो बोर्ड है या फिर ये जो वॉल है वो भी मुझे उसी फोर्स से धक्का दे रहा है। ठीक है, धक्का दे रहा है। तो ये है एक्शन रिएक्शन। इसका प्रैक्टिकली क्या समझ सकते हैं? प्रैक्टिकली इसको देखो, प्रैक्टिकली समझना है तो इस दीवार को ही समझो। तो इसको हम धक्का दे के हिला सकते हैं क्या? जैसे धक्का दे रहे तो क्या ये हिल जाएगा? कहां से नहीं हिलेगा। अब बोलोगे सर इसमें फोर्स कहाँ है, ये तो चारों ओर से पैक है। ठीक है, पैक है। चलो एक बड़ा सा पत्थर ले लो, एक बड़ा सा पत्थर ले लो, पत्थर को जाके धक्का दो तो क्या होगा? तुम इसको हिला सकते हो क्या? नहीं हिला सकते। लेकिन वही छोटे से पत्थर को हिला सकते हो। तो वहां पे जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स जो है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो समझते हो ना। फोर्स जो है वो उसको कैसे लिखते हैं? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, या फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी कांस्टेंट बॉडी पे कांस्टेंट मास हो तो ऐसे। तो कुछ मास का भी डिफरेंस मास पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर किसी बड़े पत्थर को धक्का दोगे तो क्या होता है? उसका भी वो भी तुम पे उतना ही फोर्स लगा देता है। तुम पर वो तुमसे ज्यादा ही फोर्स लगा देता है, इसलिए तुम उसको धक्का दे पाते हो। ठीक है ना। छोटे बॉडी पे लगाते हो तो फोर्स तो तुमको वो उतना ही देता है, लेकिन जो नेट फोर्स होता है ना वो तुम्हारा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, नेट फोर्स जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट जो तुम दे रहे हो उतना फोर्स तो वो देगा ही। ये तो नेचर का रूल है। ठीक है, तो जैसे यहां पे क्या बोल रहा है कि ये, इसको हम डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, डिटेल्स में समझेंगे, थोड़ा बात देखते हैं। ये जैसे एक ब्लॉक, जैसे एक हमने टेबल ले लिया, there is a block and there is another block. Two blocks are there. One is of mass small m1 and another one is of mass small m2. If small m1 gives a force or applies a force F1 on this m2, मतलब ये जो ब्लॉक है, इसने बड़े वाले ब्लॉक m2 कितना फोर्स दिया? F1 फोर्स दिया। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से ये जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले को एक फोर्स देगा F2, और कितना देगा? वो देगा F1 इज इक्वल टू F2। मतलब जितना इसने इसको दिया है ये इसको उतना वापस दे देगा। भाई ले, तू लेके जा। ये नेचर का रूल है कि जिस फोर्स से किसी चीज को हम धक्का देते हैं या फिर किसी चीज पे जितना फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स हमको वो ऑब्जेक्ट या वो चीज उतना ही फोर्स हमको भी देता है। ठीक है, ये लिखा है कि F1 इज इक्वल टू F2, लेकिन ये जो होता है इक्वल एंड अपोजिट होता है। माइनस लगा दिया मैंने, वेक्टर लगा के इसको क्या लगा दिया? माइनस। F1 इस तरफ लगेगा तो F2 किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा। और यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ का रूल, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है ये बोल रहा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो you know what is momentum. Linear momentum is nothing but p is equal to mv, that is p is equal to mass into velocity. This one you know. Linear momentum is nothing but mass into velocity. But here we are going to discuss about law of conservation of linear momentum. What is law of conservation of linear momentum? It states that in an isolated system, isolated system means what?
एक आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, द सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब उससे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो हमने ले लिया, सपोज देयर आर टू बॉडीज, one body is moving with velocity u and another body is moving with velocity v, and this one is having mass m1 and this one is having mass m2, this body is a, this body is b, okay, and these two bodies form a system। इन दोनों बॉडीज को हम मिला के क्या बोलेंगे, सिस्टम है। और ये सिस्टम जो आइसोलेटेड है, मतलब बाहर से इन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, बाहर से कोई इन पे फोर्स नहीं लग रहा है, मैंने ऐसे इमेजिन कर लिया कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये u1 वेलोसिटी से चल, u वेलोसिटी चल रहा है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, p1, इसको हमने लिख दिया p1 इज इक्वल टू mu, और इसका वेलोसिटी, इसका मोमेंटम क्या होगा, p2 इज इक्वल टू m2v। ठीक है, सिंस दे आर मूविंग, सपोज दे कोलाइड फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, दे कोलाइड, दोनों के बीच में कोलिशन हो गया। अब बोलोगे सर फोर्स नहीं लग रहा है फिर भी कोलिशन हो गया, हाँ फोर्स है, इस पे फोर्स है, चल रहा है, किसी फोर्स से ये लोग चल रहे थे, लेकिन हमने बोला कि इसमें बाहर से कोई इस पे छू नहीं रहा है, कोई इसको धक्का नहीं लगवा रहा है, ये अपने आप लग गया, अपने आप इनमें मतलब होता है ना, भीड़ में चल रहे हो तो बिना जाने भी तो धक्का लग सकता है। तो हमने सोचा ऐसा कि कोलिशन हो गया इनके बीच में। ये कोलिशन जो हुआ वो थोड़ी देर के लिए हुआ, फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, डेल टी के लिए, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल टी के लिए इन दोनों के बीच में कोलिशन हुआ। उसके बाद ये दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए, तो ये यहाँ पे, और इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, v डैश हो गया, इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, u डैश हो जाएगा, क्योंकि कोलिशन के बाद ऑब्वियसली वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बट मास रिमेन सेम, m1 एंड m2, बॉडी रिमेन सेम a and b, okay, so momentum will be what, new momentum will be what, p1 dash is equal to m1 u1 u dash, p2 dash will be what, m2 v dash। so initial momentum of a and final momentum of a, initial momentum of a changes, initial momentum of b also changes, momentum of a also changes after collision or before collision, ये मिल गया आपको। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, यहाँ पे बाहर से कोई फोर्स ना लगे, जैसे ये सिस्टम को हमने सिर्फ बक्से में रख दिया, मतलब इसे बाहर से कुछ नहीं है, एकदम नो, ये आइसोलेटेड सिस्टम, कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, ओके, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। इस आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा कि टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, ओके। टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व का मतलब क्या है, इट मींस कि ये कोलिशन से पहले इनका मोमेंटम क्या था और कोलिशन के बाद में इनका मोमेंटम क्या था, टोटल मोमेंटम जो वो सेम रहेगा, इसका मीनिंग यही है। ठीक है, मतलब इनके मोमेंटम में, टोटल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होने वाला, इसके बॉडी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों बॉडीज का जो टोटल मोमेंटम था, इन दोनों बॉडीज का मतलब इस पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम था वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम अगर है तो इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं। कैसे दिखा देते हैं, in an isolated system the total momentum remains conserved, this is the law of conservation of momentum and we will prove it now। प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये दोनों में कोलिशन हुआ ना, इन दोनों में कोलिशन हुआ, तो ये जो a बॉडी है, दिस बॉडी will apply a force on this, suppose this force is nothing but FBA, क्या लिखा हमने, FBA is what, force on B, this body is B and this body is A, this body is applying a force on this and that I have represented as FBA, force on B due to A, okay। So according to Newton's third law, this body will also apply a force on this and this direction, FAB, force on A due to B, and these two will be what, equal and opposite। So according to Newton's third law, FAB will be equal to FBA but opposite, that is negative sign। ठीक है, नाउ FAB की वजह से क्या होगा,
एफ ए बी की वजह से इसका मोमेंटम चेंज हुआ ना, धक्का लगा तभी तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ। पहले इसका मोमेंटम था P1 = M1 MU, और धक्का लगने के बाद इसका मोमेंटम हो गया P1 डैश = M1 U डैश। सो एफ ए बी, ये कौन चेंज किया इसका मोमेंटम? एफ ए बी ही तो चेंज किया। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी ने ए पे जब फोर्स लगाया तो ए का मोमेंटम क्या हो गया? चेंज हो गया। तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे अगर, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इज व्हाट? P1 डैश माइनस P1 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा था? डेल टी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू ये माइनस ये एफ बी ए क्या होगा? मोमेंटम किसका चेंज हो रहा है? बी का। बी का कितना हो रहा है? P2 डैश माइनस P2 अपॉन del t. Okay, so this del t gets cancelled. This minus this one can be written as what? P1 dash minus P1 is equal to minus of this what? Minus P2 dash minus minus plus P2. Got it? मिला। अब यहां से देखो, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा? P1 dash plus P2, P2 dash is equal to P1 plus P2. So this is what? This is what? This is P1 dash plus P2 dash. P1 dash plus P2 dash is what? Total momentum after collision. Total momentum after collision. And P1 plus P2 is what? Total P1 plus P2 is what? Total momentum before collision. Collision से पहले इसका total momentum था P1 plus P2, और collision के बाद इसका total momentum क्या हो गया? P1 dash plus P2 dash. So total momentum remains same ना? P1 plus P2 is equal to P1 dash plus P2 dash. कोई change हुआ क्या? टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। यही तो बोला कि इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। सो टोटल मोमेंटम पहले जो था अभी भी वही है, बाहर से इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तब, अगर लगता तो ये नहीं लगता। समझ में आ गया? सो गॉट इट? सो दिस इज आवर न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसका बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसका, लीनियर मोमेंटम का, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। नोट कर लो इसको, टेक इट, note it down. Okay, this one is very very important for exam point of view. अब इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, recoil velocity of gun, recoil velocity of gun, recoil velocity of gun। अब recoil velocity of gun, यहाँ पे बंदूक गोली और बंदूक की बात करेंगे, ठीक है। recoil velocity क्या होता है? देखो, जब भी हम मतलब गोली तो मैंने भी नहीं चलाया, बट हाँ कभी अगर चलाएंगे गोली तो, या फिर कोई चलाता है गोली, बंदूक चलाता है तो क्या होता है? आर्मी जवान लोग चलाते हैं या फिर कोई चलाता है तो कैसा क्या होता है? जब गोली चलाते हैं ना, तो जब गोली ट्रिगर दबाते हैं तो गोली आगे की तरफ निकलता है, तो बंदूक जो है वो पीछे की तरफ आता है, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ चलेगा। जिस फोर्स से गोली बाहर निकलेगी, उसी फोर्स से बंदूक जो है वो पीछे आएगा। तो सोच रहे हो कि सर चलाने वाला भी तो मर जाना चाहिए, तो यहाँ पे खेल जो है सब मोमेंटम का खेल है। यहाँ पे जो खेल है न्यूटन थर्ड लॉ तो बिल्कुल एप्लीकेबल है, बट यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का खेल है, जो गोली चलाने वाला नहीं मरता है, गोली लगने वाला मरता है, ठीक है। तो रिकॉल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। चलो यहाँ पे एक बंदूक बना लेते हैं। ये हमारा एक छोटा सा बंदूक है, देसी बंदूक है, ठीक है। ये हमारा ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ना, ये एक हमारा ये क्या है? एक देसी बंदूक, ठीक है। देसी बंदूक है, देसी मतलब देसी बंदूक है, ठीक है। अब देसी बंदूक है, देखो यहाँ पे, अब बंदूक के अंदर गोली, देसी बंदूक है, बंदूक के अंदर गोली है, ठीक है। अब बंदूक का जब ट्रिगर, यहाँ पे जो ट्रिगर होगा, इसको हम ट्रिगर को दबाएंगे ऐसे, तो क्या होगा? गोली निकलेगा ऐसे, ठीक है ना। इस तरह से गोली निकलेगा। गोली का वेलोसिटी होगा v, गोली का वेलोसिटी क्या होगा? v होगा। तो उस टाइम क्या होता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से ये बंदूक भी पीछे आएगी, गोली आगे जाएगा तो बंदूक क्या होगा? पीछे की तरफ आएगा। तो पीछे की तरफ आएगा, सपोज इसका वेलोसिटी हमने v1 दे दिया, इसका वेलोसिटी v2 दे दिया, इसका मास दे दिया m1, इसका मास दे दिया m2, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मरता गोली लगने से मरता है आदमी, गोली चलने से? क्योंकि अभी मैंने बोला कि न्यूटन थर्ड लॉ काम करता है। यहाँ पे गोली चलाओगे तो जिस फोर्स से बंदूक जिस फोर्स से गोली को बाहर की तरफ निकालेगा, उसी फोर्स से बंदूक जो है पीछे भी आएगा।
तो बंदूक जो लगने से आदमी नहीं मरता है, लेकिन गोली लगने से आदमी मर जाता है। यहाँ पे किसका खेल है, किसका कमाल है, कमाल है मोमेंटम का, कमाल है मोमेंटम का। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो सब खेल जो है वेलोसिटी का खेल है। यहाँ पे ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी का खेल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बंदूक पीछे की तरफ आ रहा है, उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। रिकॉइल वेलोसिटी, ये रिकॉइल वेलोसिटी ही आदमी को जिंदा रख सकता है और मार भी सकता है। अगर ये रिकॉइल वेलोसिटी जो है वो बंदूक के वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा तो आदमी ऐसे ही मर जाएगा, ठीक है। और ये रिकॉइल वेलोसिटी जो बंदूक के वेलोसिटी से एक्चुअली में बहुत कम ही होता है, क्योंकि ये मास पे भी डिपेंड करता है। ये वेलोसिटी जो है ना वो मास पे भी डिपेंड करता है। अल्टीमेटली मैंने बोला ना कि मोमेंटम पे डिपेंड करता है। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे। तो अभी हम इसी चीज को बात करेंगे कि इस बंदूक का रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा, तो देखो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जब बंदूक को हमने फायर नहीं किया, जब बंदूक को हमने फायर नहीं किया, इससे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बंदूक को ट्रिगर दबा रहे हो, ये उसका इंटरनल फोर्स ही है। इंटरनली तुम उसको मार रहे हो, बाहर से थोड़ा ना इसको ऐसे बंदूक ट्रिगर भी दबाया, उसको ठोका, ऐसा तो कुछ नहीं किया, नहीं। आइसोलेटेड सिस्टम मान लो इसको। तो इनिशियली क्या है कि बंदूक और गोली दोनों क्या है, एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के अंदर नहीं, मतलब बंदूक के अंदर गोली है, ठीक है। बंदूक के अंदर क्या है, गोली है, रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में है, तो दोनों का वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले टोटल मोमेंटम क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसका मास और इसका मास तो m1 है, इसका मास m1, इसका मास m2, लेकिन दोनों का वेलोसिटी क्या है, 0 है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 0, सो टोटल मोमेंटम विल बी व्हाट, बिफोर फायरिंग विल बी 0, बट टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग विल बी व्हाट, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग, देखो आफ्टर फायरिंग इसका टोटल मोमेंटम कितना होगा, आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम विल बी व्हाट, तो इसका मास है m1, वेलोसिटी है v1, फायर करने के बाद वेलोसिटी v1 हुआ, इसका वेलोसिटी इधर की तरफ है, इसको रहने दो, यहाँ पे कोई डायरेक्शन का मैटर ही नहीं, अभी मैटर नहीं, अभी खुद निकल जाएगा, इसका माइनस प्लस आएगा, वो बात की बात है। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या हुआ, m1 v1 प्लस m2 v2, इसका मोमेंटम m1 v1, इसका मोमेंटम m2 v2, यही तो टोटल मोमेंटम होगा, v1 प्लस v2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि आफ्टर फायरिंग या आफ्टर कोलिशन, बिफोर कोलिशन, पहले जो था बाद में भी वही रहेगा। तो पहले क्या है, 0 था, बाद में क्या है m1 v1, तो पहले 0 था, बाद में भी 0 होगा। मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से कि m1 v1 प्लस m2 v2 जो है वो क्या होगा, 0 होगा। पहले 0 था तो बाद में भी 0 होगा ना, तो बाद में इतना है तो ये भी तो 0 ही होगा। यही तो बोल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि पहले जो था बाद में भी वही होगा, तो यहाँ पे भी वही है। सो यहां से हम रिकॉइल वेलोसिटी कौन, ये v2 क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी, ये v2 क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है, मैंने बोल दिया कि वेलोसिटी विथ व्हिच ए गन मूव्स बैकवर्ड, मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बंदूक पीछे की तरफ आती है उस वेलोसिटी को हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। और यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी को हमने v2 लिखा है, v2 का वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना होता है। सो इफ यू चेंज साइड चेंज करें तो m2 v2 कैन बी रिटन एज व्हाट, माइनस m1 v1, दिस v2 कैन बी रिटन एज व्हाट, माइनस m1 v1 बाई m2। सो दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी। तो आदमी मरेगा किससे, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से मरेगा क्या, यहाँ पे नहीं मरेगा, यहाँ पे मरेगा वेलोसिटी की वजह से आदमी मरता है। जो यहाँ पे खेल जो है ना ये वेलोसिटी का खेल है, मास का खेल नहीं है। ये नहीं कि बंदूक न्यूटन थर्ड लॉ तो ठीक है, यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ तो पूरा एप्लीकेबल है, तभी तो ये हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ये सब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है बंदूक चलाने वाला नहीं मरता है, लगने वाला मरता है, गोली लगने वाला मरता है, क्योंकि गोली का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, बंदूक का रिकॉइल वेलोसिटी बहुत कम होता है। यहाँ पे दिख रहा है ना, वेलोसिटी इज इक्वल कितना मिला, रिकॉइल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस m1 v1 बाई m2 v2, माइनस m1 v1 बाई m2। ये माइनस m1 क्या है, माइनस किस लिए, ऑपोजिट साइन, किसका ऑपोजिट, v1 का ऑपोजिट। v1 किसका वेलोसिटी है, बुलेट का वेलोसिटी है, बुलेट का वेलोसिटी है, गोली का वेलोसिटी है। गोली का वेलोसिटी के ऑपोजिट में बंदूक का वेलोसिटी होगा, उसको रिकॉइल वेलोसिटी कहेंगे। और वो डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड करेगा ये गोली के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा उसके मास पे। देख लो ध्यान से, गोली का और मास ही कितना होता है।
अब अल्टीमेटली डिपेंड करेगा, तो दिख रहा है यहाँ पे कि जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू मास है, v2 इज प्रोपोर्शनल टू m2, यहाँ पे दिख रहा है ना v2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m2, मतलब अगर मास ज्यादा है किसका, बंदूक का, m2 किसका मास है, बंदूक का, v2 किसका वेलोसिटी है, बंदूक का, तो बंदूक का वेलोसिटी जो है वो बंदूक के मास पे ही इनवर्सली डिपेंडेंट है, मतलब जितना ज्यादा इसका मास होगा वेलोसिटी उतना कम होगा, रिकॉइल वेलोसिटी उतना कम होगा। यानी अगर पिस्टल से गोली चलाते तो पिस्टल ज्यादा पीछे की तरफ आएगा, ज्यादा फोर्स से पीछे की तरफ आएगा, ठीक है, ज्यादा फोर्स से पीछे की तरफ, ज्यादा वेलोसिटी से पीछे की तरफ आएगा। लेकिन वही अगर राइफल चलाते हैं तो थोड़ा कम आएगा, थोड़ा और बड़ी गन लेते हैं तो थोड़ा और कम आएगा, क्योंकि उनका मास ज्यादा होता है, गोली के मुकाबले इनका मास ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ही रिकॉइल वेलोसिटी कम होगा, ठीक है। सो यही सब टेक्निक जो है, यही सब न्यूटन थर्ड लॉ तो पूरा का पूरा एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे जो खेल है वो मोमेंटम और वेलोसिटी का खेल है, इसीलिए जो तोप होता है, तोप मतलब यहाँ पे जो आर्टिलरीज होती है, आर्टिलरीज में क्या करते हैं, आर्टिलरी बड़े बड़े गोले दागे जाते हैं ना आर्टिलरी से, तो वो भी क्या एक बंदूक ही है, बड़ा बंदूक, ठीक है। उसके बाद पिस्टल छोटा बंदूक, पिस्टल जब भी कोई देखा होगा, पिस्टल जब शूट करता है तो शूट करने के बाद वो थोड़ा सा जंप करता है, जंप क्यों करता है, दिस इज ड्यू टू रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी। और जब देखिए सोल्जर जब फायर करते हैं ना तो यहाँ पे लगा ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे लगा देते, कंधे पे लगा देते, क्यों लगाते हैं, ताकि ये जो रिकॉइल वेलोसिटी वो कम हो जाए। कैसे कम होगा, देखो अब जो बंदूक को कंधे पे लगा दोगे, ठीक है ना, तो बंदूक को क्या किया, पूरे बॉडी से कनेक्ट कर दिया ना, तो बंदूक का जो मास है वो पूरे बॉडी के मास के साथ अटैच हो गया, मतलब बंदूक का मास क्या हो गया, बढ़ गया। और बंदूक का मास जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो जब गोली निकलेगा तो धक्का भी कम देगा। अगर कोई बिना यहाँ पे लगाए ऐसे करके मारे, नाक के सामने से रख के मारे ना तो नाक फूट जाएगा, क्योंकि बंदूक जो ये पिछवाड़ा जो है आके मर देगा बंदूक सीधा मुंह पे, ठीक है। तो इसीलिए बंदूक जो है उसको कहाँ पे लगा के मरते हैं, कंधे पे लगा के गोली चलाया जाता है। तो ये समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, समझ में आ गया। सो कॉपी और पेन निकल के बैठे हो ना, सब नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, कंसेप्ट एक कंसेप्ट दे रहा हूं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, चलो अब बात कर लेते हैं कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, वही सच्चा है, न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ। चलो बात कर लेते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। बाकी सब क्या है, मोह माया है, बाकी सब मोह माया है। मेन है न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ही जो है वो सबसे रियल लॉ है, ठीक है। कैसे, तो चलो देखते हैं, प्रूव करते हैं। तो कब ये रियल लॉ होगा, जब इसमें यहां से हम फर्स्ट लॉ भी बता सकते हैं, यहाँ पे से थर्ड लॉ भी बता सकते हैं। तो पहले बता देते हैं कि फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। हम दिखा देते हैं कि सेकेंड लॉ में फर्स्ट लॉ भी है, सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ भी बताया जा सकता है। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि F इक्वल टू ma, हमें बोलते हैं सेकेंड लॉ क्या बोलता है, F इक्वल टू ma। F क्या है, अप्लाइड फोर्स, F क्या है, अप्लाइड फोर्स, ये एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स होता है कि नहीं। अब मान लो कि F एक्सटर्नल जो है वो 0 है, क्या है, 0 है। हमने F एक्सटर्नल 0 कर दिया, हमने अप्लाई करना बंद कर दिया किसी बॉडी पे, ये बॉडी है, हमने इस पे फोर्स लगाया F एक्सटर्नल, और इसका मास है m, तो इसका एक्सेलरेशन होता है a, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमने पढ़ा था, तो हमने लिखा है F इज इक्वल टू m। लेकिन अगर हमने ये फोर्स लगाना बंद कर दिया तो हम लिख सकते हैं ना कि ma इज इक्वल टू क्या होगा, 0। बॉडी का मास तो 0 कभी नहीं हो सकता, बॉडी का मास तो 0 नहीं हो सकता, तो क्या 0 हो सकता है, ऑब्वियसली a इज इक्वल टू 0, सिंस m कैनॉट बी 0, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। मतलब हम फोर्स लगाना बंद कर दे तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो बॉडी का एक्सेलरेशन 0 का एक्सेलरेशन 0 कब होता है, दो ही कंडीशन में एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, या तो बॉडी रेस्ट में है, या फिर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है ना। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो यही कहता है कि ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड इन यूनिफॉर्म मोशन continues to be in uniform motion unless an external force is applied। तो यहां पे भी तो वही दिख रहा है कि अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं then acceleration is 0 and acceleration 0 means the body is at rest or in uniform motion।
सो यहां से न्यूटन फर्स्ट लॉ दिख रहा है ना, न्यूटन सेकंड लॉ से हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ का अप्लाई हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। अब ये रियल लॉ तब होगा जब न्यूटन थर्ड लॉ भी यहां से प्रूफ किया जा सके। तो न्यूटन थर्ड लॉ भी देखते हैं ना, प्रूफ करते हैं, रब कर दो इसको। सो लेट अस प्रूफ न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। ठीक है, अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ को प्रूफ करते हैं तो हम बोल सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ही काम का लॉ है, बाकी सब बेकाम का है। ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं। चलो, काम का तो तीनों ही है, बट यहां से हम ऐसे ही बोलेंगे, ऐसी ही बात करते हैं। चलो, तो यहां पे देख लेते हैं, एक बॉडी है, ठीक है, और एक बॉडी है, इसका वेलोसिटी है u, इसका वेलोसिटी है v, इसका वेलोसिटी है, इसका मास है m1, इसका मास है m2। ठीक है, इसका मोमेंटम क्या होगा, p1 इज इक्वल टू m1 v, m1 u, और इसका मोमेंटम होगा p2 इज इक्वल टू m2 v। ठीक है, फिर वही इसने इसको धक्का दिया तो इस पे फोर्स लगा, एक कोलिशन हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम क्या, हमने आइसोलेटेड ले लिया, आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया। तो थोड़ी देर बाद इसका मोमेंटम चेंज हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया, p1 डैश हो गया। ठीक है, और मोमेंटम चेंज हो गया, p2 डैश हो गया। मतलब कुछ देर बाद क्या हो गया, ये इसके साथ टकरा गया, ये इसके साथ टकरा गया। ठीक है, दोनों के बीच में कोलिशन हुआ तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया, p1 डैश हो गया, इसका मोमेंटम चेंज हो गया, p2 डैश हो गया। ठीक है, ठीक है ना। तो अब इस पे ये फोर्स लगा रहा होगा तभी तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ, और ये इस पे फोर्स लगा रहा तभी तो इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स ऑन वन, इसको मैंने बॉडी ए ले लिया, बॉडी बी ले लिया, ऐसे लिख दिया, बॉडी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। जब कोलिशन होगा तो ए पे फोर्स लगेगा बी की वजह से, और बी जो ए पे फोर्स लगा रहा है उसका वजह से इसका मोमेंटम चेंज होगा, और वो कितना होगा, p1 डैश माइनस p बाई टाइम में लगा होगा, डेल टी टाइम में कोलिशन हुआ होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया। आप बात कर लेते हैं, चलो। तो यहां से ऐसे लिखा जा सकता है ना कि FAB इज इक्वल FAB इंटू डेल टी इज इक्वल टू p1 डैश माइनस p, लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर इसका देखते हैं, इसी तरह से इसका अगर लिखें कि FBA इंटू डेल टी इज इक्वल टू p2 डैश माइनस p2, लिखा जा सकता है, p2 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। तो ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ A एंड दिस इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम ऑफ B। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टोटल चेंज इन मोमेंटम, दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ A एंड दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ B। टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोमेंटम क्या होगा, सिस्टम का टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, दिस प्लस दिस, यही होगा। So, according to law of conservation of momentum, according to law of conservation of momentum, total momentum of an isolated system is conserved. तो total isolated total momentum कितना है यहाँ पे, देखो total momentum क्या है, ये वाला प्लस ये वाला। ठीक है, और total momentum क्या होगा, जीरो होगा। total momentum of a system will be zero, यही तो हमने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था p1 डैश प्लस p2 डैश इज इक्वल टू p1 प्लस p2, यही तो पढ़ा था कि बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिशन। तो टोटल मोमेंटम क्या हुआ, p1 प्लस p2, ये हो गया पहले का कोलिशन, इसको इधर लेके आओ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं p1 प्लस p2 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये है पहले का कोलिशन, ये है बाद कोलिशन से पहले का मोमेंटम, ये है कोलिशन के बाद का मोमेंटम, और दोनों का जो वेक्टर सम है वो क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे ये है ना कि टोटल मोमेंटम ये है ए का चेंज, ये है बी का चेंज, तो दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा, जीरो, और दोनों को सम करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा FAB इंटू डेल टी प्लस FBA इंटू डेल टी इज इक्वल टू जीरो मिलेगा हमको। सो यहाँ पे डेल टी क्या है, कॉमन है, लेके जाओ इधर, जीरो हो जाएगा। सो अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, दिस इक्वेशन, यहां से क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कि FAB प्लस FBA इज इक्वल टू जीरो, ये मिलेगा, क्योंकि डेल टी क्या है, कॉमन है, कॉमन लेके उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो वी गेट दिस। सो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन राइट, FAB इज इक्वल टू माइनस FBA,
और ये क्या है, यही तो न्यूटन थर्ड लॉ है कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। यही तो हमने लिया था, दो बॉडी लिया था ना ऐसा, एक बॉडी लिया था, एक बॉडी लिया था, ये बॉडी बी था, ये बॉडी ए था, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा था क्या, एफ ए बी, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा था एफ बी ए, और यही तो हमको मिला, यहां से क्या मिला कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। सो न्यूटन थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। सो यहां से हमको दिख गया कि न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ, बाकी सब जो दुनिया का जो है मोह माया है, बाकी सब क्या है, मोह माया है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट टुडेज क्लास। आज का क्लास इतना ही काफी है, इतना डाइजेस्ट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ओके, थैंक यू।